हेलो दोस्तों, मेरा नाम है AK। स्वागत है आपका द चिंतक में। तो इससे आखिरी की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कलाम साहब नासा गए थे और वहाँ पर उन्होंने एक पेंटिंग देखी थी जिसमें टीपू सुल्तान अपने युद्ध में रॉकेट का इस्तेमाल कर रहे थे, रॉकेट मिसाइल का, जिसको देखकर उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है कि देश के दुनिया के एक दूसरे तरफ एक भारतीय को रॉकेट मिसाइल के नायक के रूप में सम्मानित किया गया है। तो अब उसके आगे की कहानी यहाँ से शुरू होगी। मेरा सुझाव है कि आप हेडफोन्स लगा लें अच्छे अनुभव के लिए। तो शुरू करते हैं। उसके बाद कलाम साहब कहते हैं कि अमेरिकी लोगों के बारे में मेरी राय बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस कथन से समझी जा सकती है, जो चीज़ें हमें चोट पहुंचाती हैं वही हमें सिखाती हैं। मैंने महसूस किया कि दुनिया के इस हिस्से में लोग समस्याओं का सीधा सामना करते हैं। वे उनसे भागते नहीं बल्कि उनसे निकलने की कोशिश करते हैं। मेरी माँ ने एक बार पवित्र ग्रंथ की एक घटना सुनाई थी। जब भगवान ने इंसान को बनाया तो फरिश्तों से कहा कि वे आदम के सामने सजदा करें। सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस यानी शैतान के। अल्लाह ने पूछा, तूने सजदा क्यों नहीं किया? शैतान ने बोला, तूने मुझे आग से बनाया है और उसे मिट्टी से, क्या मैं उससे श्रेष्ठ नहीं हूँ? अल्लाह ने कहा, यहाँ से निकल जा, घमंड करने वालों के लिए जन्नत में कोई जगह नहीं है। शैतान चला गया, लेकिन आदम को बदुआ देकर कुछ समय बाद आदम ने भी निषिद्ध फल खाकर गलती की। तब अल्लाह ने कहा, अब यहाँ से जाओ और तुम्हारी संतानों का जीवन संदेह और अविश्वास से भरा होगा। भारतीय संगठनों में काम करना इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि यहाँ यह घमंडी मानसिकता बहुत फैली हुई है। यह हमें अपने जूनियरों, अधीनस्थों और नीचे काम करने वालों की बात सुनने से रोकती है। अगर आप किसी व्यक्ति को अपमानित करेंगे तो उससे अच्छे नतीजे की उम्मीद नहीं कर सकते, और अगर आप उसे गलतियां देंगे या तिरस्कार करेंगे तो उससे रचनात्मक की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। सख्ती और कठोरता के बीच, मजबूत नेतृत्व और बदमाशी के बीच, अनुशासन और बदले की भावना के बीच फर्क बहुत बारीक होता है, लेकिन यह फर्क जरूर किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में साफ तौर पर सिर्फ एक ही रेखा खींची गई है, हीरो और जीरो के बीच। एक तरफ कुछ 100 हीरो हैं और दूसरी तरफ करोड़ों लोग दबे हुए हैं। इस हालात को बदलना ही होगा। समस्याओं का सामना करना और उन्हें हल करना अक्सर मेहनत और दर्द भरा होता है, इसलिए हम उन्हें टालते रहते हैं, जबकि सच यह है कि समस्याएं ही सफलता और असफलता के बीच फर्क पैदा करती है। वे हमारे भीतर छुपे साहस और समझ को बाहर लाती है। नासा से लौटने के तुरंत बाद 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ। यह एक साउंडिंग रॉकेट था जिसका नाम नाइकी आपिचे था और जिसे नासा ने बनाया था। इस रॉकेट को उसी चर्च की इमारत से जोड़ा गया था जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। रॉकेट को ले जाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ट्रक और हाथ से चलने वाली हाइड्रोलिक क्रेन थी। जब रॉकेट को क्रेन से उठाकर लॉन्चर पर रखा जा रहा था तभी वो झुकने लगा। इससे पता चला कि क्रेन के हाइड्रोलिक सिस्टम में रिसाव हो गया है। लॉन्च का समय शाम 6 बजे था और अब क्रेन की मरम्मत संभव नहीं थी। किस्मत के रिसाव से बहुत ज़्यादा नहीं था। हम सबने मिलकर अपनी ताकत लगाई और हाथों से रॉकेट उठाकर किसी तरह
लॉन्चर पर सही जगह रख दिया। इस पहले नाइकी अपाचे लॉन्च में मैं रॉकेट इंटीग्रेशन और सुरक्षा का प्रभावी था। मेरे दो सहयोगी जिन्होंने बेहद अहम भूमिका निभाई वे थे डॉक्टर ईश्वर दास और आर अरवमुदन। ईश्वर दास ने रॉकेट असेंबली और लॉन्च की व्यवस्था संभाली। अरवमुदन, जिन्हें हम डैन कहते हैं, रडार, टेलीमेट्री और ग्राउंड सपोर्ट के जिम्मेदार थे। लॉन्च बिल्कुल सफल रहा। हमें शानदार उड़ान डेटा मिला और हम गर्व और संतोष की भावना के साथ लौटे। अगली शाम जब हम डिनर टेबल पर आराम कर रहे थे, तभी खबर मिली कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की डलास, टेक्सास में हत्या कर दी गई। हम स्तब्ध रह गए। कैनेडी का दौर अमेरिका के लिए बहुत अहम था। जब युवा लोग नेतृत्व कर रहे थे 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान, उनके फैसलों को मैं बड़े ध्यान से पढ़ता था। सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइल ठिकाने बना लिए थे जिनसे अमेरिका पर हमला हो सकता था। कैनेडी ने क्यूबा की नाकाबंदी कर दी और चेतावनी दी कि अगर क्यूबा से किसी पश्चिमी देश पर परमाणु हमला हुआ तो अमेरिका सीधे सोवियत संघ पर जवाबी हमला करेगा। 14 दिनों के तनाव के बाद यह संकट तब खत्म हुआ जब सोवियत संघ नेता ख्रुश्चेव ने क्यूबा से मिसाइल हटाने का आदेश दिया। अगले दिन प्रोफेसर साराभाई ने हमारे साथ भविष्य की योजनाओं पर लंबी चर्चा की। वे भारत में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख रहे थे। 30 और 40 की उम्र के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक नई पीढ़ी को अद्भुत ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाया जा रहा था। INSO SPAR में हमारी सबसे बड़ी योग्यता हमारी डिग्रियां नहीं थी, बल्कि प्रोफेसर साराभाई का हम पर विश्वास था। नाइकी अपाची की सफलता के बाद उन्होंने हमारे साथ भारतीय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV का सपना साझा किया। उनका उत्साह इतना संक्रामक था कि जैसे ही उनके थुम्बा आने की खबर मिलती, सभी लैब, वर्कशॉप और डिज़ाइन ऑफिसों में ज़बरदस्त हलचल शुरू हो जाती। लोग दिन रात काम करते बस उन्हें कुछ नया दिखाने के लिए, चाहे वह नया डिज़ाइन हो, निर्माण की नई तकनीक हो या कोई अलग तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया। प्रोफेसर साराभाई अक्सर एक ही व्यक्ति या समूह को कई काम सौंप देते थे। शुरू में वे काम आपस में जुड़े हुए नहीं लगते थे, लेकिन बाद में उनका गहरा संबंध सामने आता था। जब वे मुझसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात कर रहे थे, उसी बातचीत में उन्होंने मुझे सैन्य विमानों के लिए रॉकेट असिस्टेंट टेक ऑफ RATO पर अध्ययन करने को भी कहा। दोनों का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं दिखता था, सिवाय इस महान दूरदर्शी के दिमाग में। मुझे बस इतना पता था कि मुझे सतर्क और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। देर सवेर कोई चुनौतीपूर्ण अवसर खुद मेरे लैब तक आ जाएगा। प्रोफेसर साराभाई नए प्रयोगों के लिए हमेशा तैयार रहते थे और युवाओं को आगे लाना पसंद करते थे। उनमें यह समझ थी कि कब कोई काम सही हो रहा है और कब उसे रोक देना चाहिए। मेरे हिसाब से वे एक आदर्श प्रयोगकर्ता और नवप्रवर्तक थे। जब हमारे सामने कई ऐसे रास्ते होते थे जिनका परिणाम तय नहीं होता था, तो वे प्रयोग के जरिए समाधान निकालते थे। 1963 में INCOSPAR में यही स्थिति थी। कुछ युवा अनुभवहीन लेकिन जोशीले लोग, जिन्होंने विज्ञान और तकनीक में आत्मनिर्भरता की नींव रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, खासकर
अंतरिक्ष अनुसंधान में। यह विश्वास पर आधारित नेतृत्व का एक शानदार उदाहरण था। अब समय की तंगी को देखते हुए इस वीडियो को यहीं पर खत्म किया जाता है। इसके आगे की कहानी इसके बाद की वीडियो में शुरू की जाएगी। तब तक के लिए आप विंग्स ऑफ फायर के सफर में बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।